गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रुचि अवस्थी। आज मैं आपको यूजीसी नेट का फर्स्ट टॉपिक एमाइल हकीम पढ़ाऊंगी। एमाइल हकीम बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं और नेट का जो सिलेबस है उसमें एमाइल हकीम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको समाजशास्त्र जानना है तो एमाइल हकीम को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एमाइल हकीम के बिना समाजशास्त्र को समझा नहीं जा सकता। इनका बहुत बड़ा योगदान है समाजशास्त्र में प्रकारवाद को लेकर। वैसे तो इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एमाइल हकीम ने समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया, हमें इनको कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन इस एमाइल हकीम से बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेंगे कि एमाइल हकीम का जन्म कहाँ हुआ था, उसके बाद से फर्दर हम आगे एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इनका नाम लिखा है एमिल दुर्खीम। ये चूंकि फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं तो इनका नाम हिंदी में जो नाम है वो दुर्खीम कहलाता है, लेकिन इनका सही नाम है एमाइल दुर्खीम। इनका जन्म 1858 में हुआ था एपिनल नामक जगह पर। एमाइल दुर्खीम का जो पीएचडी थीसिस का टॉपिक था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। एमाइल दुर्खीम को एक महान दार्शनिक, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, कुशल अध्यापक कहा जाता है। एमाइल दुर्खीम को समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आप देखेंगे पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर। उसमें ऑप्शन में आपको अगस्त कॉम्ट, एमाइल दुर्खीम दोनों मिलेंगे। तो जहां पर समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर बोला जाएगा वो एमाइल दुर्खीम है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी पहली बुक है। दूसरी बुक है इनकी द रूट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो कि 1895 में आई है। द सोसाइटी 1897 में। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में आई है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में आई है। सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी 1924 में। मॉरल एजुकेशन 1925 में। प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मोरल्स इसमें जिसमें मैंने टेक किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, नोट करना है और समझना है कि किस किस क्रम में इनकी बुक्स आई हैं। ये बुक्स आपके नेट के एग्जाम में जिन पे मैंने टेक किया है ये आपके फर्दर कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमाइल दुर्खीम का समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो इनकी मेथोडोलॉजी में हम चर्चा करेंगे। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पर है। सोशल फैक्ट पर भी इन्होंने काम किया है जिसे सामाजिक तथ्य कहते हैं। थ्योरी ऑफ सोसाइटी पर ये सबसे ज्यादा फेमस है। आत्महत्या का सिद्धांत, दुर्खीम से पहले आत्महत्या को एक मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता था, लेकिन जैसे ही दुर्खीम ने समाजशास्त्र में इसको इस अवधारणा को प्रस्तुत किया पूरी तरह से आत्महत्या को देखने समझने का परिवेश बदल गया। आत्महत्या को एक समाजशास्त्रीय घटना के रूप में कैसे देखा जा सकता है इसे फर्दर बताया जाएगा। धर्म का समाजशास्त्र भी इनका काम है। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉरल्स, सामूहिक प्रतिनिधित्व, प्रकारवाद की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म। इसमें जो आपकी नेट के कोर्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो श्रम का, वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत। सोशल फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है नेट के लिए। सोसाइटी थ्योरी बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म। मींस कि आपको दुर्खीम में जो बेसिकली पढ़ना है वो थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ना है, सोशल फैक्ट पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है, फंक्शनलिज्म पढ़ना है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। दुर्खीम की मेथोडोलॉजी, दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र पद्धति में इन चीजों को दिया है। पहला, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम, सामान्य पद्धति में अंतर, मतलब कि जनरल और पैथोलॉजिकल स्टेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सामाजिक प्रारूप के वर्गीकरण को किस प्रकार देखा जा सकता है और सोशल फैक्ट को व्याख्या के क्या नियम है। तो हम लोग अभी सबसे पहले टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि दुर्खीम का पहला योगदान क्या है। तो दुर्खीम का जो सबसे पहला समाजशास्त्र को योगदान है वो सोशल फैक्ट को लेकर है। सामाजिक तथ्यों पर दुर्खीम ने समाजशास्त्र की अपनी वैज्ञानिक दृष्टि को जिस मूलभूत सिद्धांत पर रखा वह सामाजिक तथ्यों की वस्तुपरक वास्तविकता है। वस्तुपरक वास्तविकता मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। क्या है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सोशल फैक्ट को लेकर क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाया जाता है तथा जिसकी प्रकृति बाध्यता मूलक होती है। यहाँ से ये प्रश्न प्रायः आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक तथ्यों के
प्रकृति क्या होती है। तो उसके दो आपको फैक्ट याद रखना, एक तो बाध्यता मूलक होती है, मतलब कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट मींस क्या होता है इसमें, सामाजिक तथ्य, जैसे मैं आपको बता रही थी, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाया जाता है तथा जिसकी प्रकृति बाध्यता मूलक होती है। तो आपको जब भी सामाजिक तथ्य पढ़ना है, इसको हमेशा याद कर रखना है कि सामाजिक तथ्यों की प्रकृति बाध्यता मूलक होती है, मतलब ये हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। दूसरा, मनुष्य से बाहर होती है। एक तो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, दूसरा मनुष्य से बाहर होती है। जैसे किसी समाज में आत्महत्या का स्वरूप क्या होगा, यह सामाजिक तथ्य है। उसे कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं जहाँ पर आत्महत्या ना हो। आत्महत्या दुखी का एक सामान्य सामाजिक घटना है, मतलब कि ये तब पैथोलॉजिकल स्टेज रहती है। जैसे मान लीजिए हम लोग लखनऊ शहर में रहते हैं, लखनऊ में आप रोज लगभग 46 से 52 लाख की आबादी थी, पहले की जनगणना में 46 लाख की आबादी। 46 लाख में अगर रोज 100 से 30-40 लोग अगर आत्महत्या करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, दैट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर आप अगले दिन उठे और आप पेपर में पढ़े कि लखनऊ में 2000 लोगों ने आत्महत्या कर दी, तो पैथोलॉजिकल स्टेज होगी। तो ये मनुष्य से बाहर क्या मतलब, हर व्यक्ति चाहता है कि आत्महत्या ना हो, समाज, सरकार, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक जब उसकी दर सामान्य होगी तो वो सामाजिक तथ्य होगा। इसलिए आत्महत्या को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और इसकी प्रकृति, जो सामाजिक तथ्य है उसकी प्रकृति को आपको याद रखना क्या है, एक तो बाध्य होती है, बाध्यता मूलक है, और बाढ़ है मनुष्य। सामाजिक तत्व की सही प्रकृति में सामूहिकता की विशेषता निहित होती है। कानूनी संहिताएं तथा प्रथाएं, नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, रीतियां, भाषा सामाजिक तत्वों की श्रेणी में आती है। अब आप देखेंगे कि सामाजिक तत्व में क्या क्या है, मतलब प्रथा भी सामाजिक तत्व है, नैतिक नियम भी सामाजिक तत्व है, धार्मिक विश्वास भी सामाजिक तत्व है, यहाँ तक कि आत्महत्या भी सामाजिक तत्व है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में सामाजिक तथ्यों को प्रस्तुत किया है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी, स्थायी अथवा स्थायी तरीका है जो व्यक्ति के बाहरी, अभी जो मैं आपको बात बताई थी, बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसका मतलब क्या है, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य एक ऐसी घटना है जो मनुष्य से स्वतंत्र है, उसका एक अपना अलग अस्तित्व है, उसकी प्रकृति बाध्यता मूलक है, मनुष्य से बाहर है, मतलब परे है। जैसे दिन और रात, आप चाहे तो दिन होगा, चाहे तो रात होगा, ऐसा नहीं है, मतलब दिन होगा ही, रात होगा ही। जैसे आप कभी कभी आप देखते हैं कि आपके ऊपर कोई कठिन समय चल रहा है तो आप चाहते हैं कि सुबह जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर, आप चाहे या ना चाहे वो चीज होगी। उसी तरह से दुर्खीम ने बताया कि सामाजिक तथ्य भी क्या है, मनुष्य के चाहने और ना चाहने से परे, इसीलिए उन्होंने इसको क्या कहा, ये बाहर होता है, मनुष्य से बाहर होता है। और बाध्यता मतलब मनुष्य पर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दबाव डालता है। दो प्रमुख तत्वों के आधार पर किए, मैंने बताया कि आपको मस्तिष्क के विचार के बाहर होना चाहिए। दूसरा, उसका वैज्ञानिक पद कुछ अनिवार्यता मूलक या बाध्यता प्रभाव होना चाहिए। सदुर्खीम ने सामाजिक तत्वों की अवधारणा को समझ के बाध्यता तथा बाध्यता का सहारा लिया। बाध्यता का अर्थ सामाजिक तत्वों का निर्माण, तो समाज के सदस्यों द्वारा ये बताती है, बाध्यता का सामाजिक तत्व का निर्माण जो समाज के सदस्यों द्वारा होता है, लेकिन सामाजिक तत्व एक बार विकसित हो जाने के बाद किसी व्यक्ति विशेष के नहीं रहते। बाध्यता का सामाजिक तत्व का निर्माण एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा होता है, बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। यहाँ पे ये बताना है कि बाध्यता क्या है, बाध्यता क्या है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि बाध्यता क्या है, सामाजिक तत्व का निर्माण समाज के सदस्यों द्वारा तो होता है, लेकिन सामाजिक तत्व एक बार विकसित हो जाने में किसी विशेष व्यक्ति के नहीं रहते। जैसे प्रथाएं, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे कि प्रथा से ज्यादा संस्था बन जा रही है। जैसे कि किसी प्रकार की पूजा विधि मनुष्य ने विकसित की कि सुबह उठकर रोज स्नान कर हम पूजा करेंगे, तो ये धीरे धीरे सामाजिक तथ्य बन गया। अब मनुष्य चाहे ना चाहे कुछ लोग उसको फॉलो करते रहेंगे, तो क्या मनुष्य विकसित करने के बाद भी मनुष्य उस पर कमांड नहीं रखता, ये उस वस्तु का बाध्यता का गुण है, वो सामाजिक तथ्य की विशेषता है। दूसरा क्या, बाध्यता का सामाजिक तत्व का निर्माण एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है।
सामायिक तथ्यों की विशेषता में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सामायिक तथ्य काम करने, ये एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं। सामायिक तथ्य क्या है? तो काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। सामायिक तथ्य यूनिवर्सल होते हैं। सामायिक तथ्य क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। सामाजिक उत्पत्ति इसकी संबंधित होती है। सामायिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। सामायिक तथ्य सीखे जाते हैं तथा इनमें बाध्यता तथा बाध्यता का गुण पाया ही जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सामायिक तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो जनरल सोशल फैक्ट और दूसरा पैथोलॉजिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि आत्महत्या, जैसे लखनऊ में अगर नॉर्मल जो आत्महत्या की दर सामान्य चल रही है 1%, 2%, 0.1%, वो नॉर्मल है, लेकिन अचानक से आत्महत्या, मान लीजिए 46 लाख की आबादी में 5000 लोग एक दिन में आत्महत्या कर ले, तो ये क्या स्थिति रहेगी? पैथोलॉजिकल। जैसे हम इसको कोरोना से भी जोड़ सकते हैं कि कोरोना से पहले भी लोगों को कुछ खांसी जुकाम बुखार होता था, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि बहुत सारे लोगों को एक साथ खांसी जुकाम हुआ, और खांसी जुकाम से पहले कोई मरता नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ खांसी जुकाम से लोग मरने लगे। तो ये स्थिति क्या है? पैथोलॉजिकल स्टेज हो गई, जो महामारी का रूप ले लेगा। तो जब समाज में कोई घटना असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है, तब वो सामाजिक तथ्य का व्यापक रूप होता है, जो समाज के लिए हानिकारक होता है। दूसरी बात करेंगे हम श्रम विभाजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसके लिए तुर्की सबसे ज्यादा फेमस है। वैसे तो डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स में दिया था, और जिसके अंदर उन्होंने सुई जो पिन बनाते हैं उस पे कि कितने लोग, एक छोटी सी पिन, हमें वो पिन लगती है, लेकिन उस पिन को बनाने के लिए सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन है, और वो किस तरह से बनती है, सबका अलग अलग कार्य निर्धारित है, तब होता है। इससे कोई भी आप बहुत हर जगह जैसे जैसे समाज डेवलप होगा, सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड होगी, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता चला जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी फ्रेंच भाषा में तुर्की में प्रकाशित प्रथम पुस्तक है। अब ये आप देख लीजिए, जो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की जो बुक है, ये किस भाषा में पहले आई है? फ्रेंच में, बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में। तुर्की की रचना समाज में श्रम व्यवस्था 3 खंडों में विभाजित है, मतलब इसके 3 सेगमेंट है बेसिकली। पहला क्या है? श्रम विभाजन के प्रकार, फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को हम DOL लिख दे रहे हैं, कारण एवं दशाएं, मतलब cause and circumstances। मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर के लिए क्या सबसे पहले फंक्शन होना चाहिए, कॉज एंड सर्कमस्टांसेस, और श्रम विभाजन का असामान्य स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। मतलब श्रम विभाजन की 3 चीजें होंगी, तभी उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि ये जो 3 सेगमेंट में बुक बांटी है, इसमें इन्होंने इस बुक में इसको 3 सेगमेंट में बांटते समय ये बताया है, इसका 3 प्रकार से विभाजित करते समय एक तो प्रकार पर फोकस किया, दूसरा कारण दशाओं पर किया, तो श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। तो आपसे अगर यहाँ प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दुर्कीम द्वारा लिखित पुस्तक सर्वप्रथम किस भाषा में थी, तो उसका उत्तर देगा फ्रेंच। तत्पश्चात वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई, और यह पुस्तक कितने शीर्षकों में विभाजित है, खंडों में नहीं, यहाँ पर शीर्षक शब्द सही रहेगा। कितने शीर्षकों में विभाजित है, तो उत्तर हो जाएगा 3, और ये 3 आपके सामने है। उसके श्रम विभाजन का प्रकार क्या है, इसी को हम फर्दर एलाबोरेट करेंगे कि श्रम विभाजन जो है वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। फंक्शन उसका क्या है? फंक्शन मतलब जो चीज पॉजिटिव हो। तो क्या है, दुर्कीम ने प्रथम खंड में श्रम विभाजन का प्रकार में श्रम विभाजन को सामाजिक एकता के आधार पर समझने का प्रयास किया। तुर्की ने श्रम विभाजन को सामाजिक तथ्य माना तथा प्रकार के 2 अर्थ बताए। पहला उन्होंने प्रकार का अर्थ करता है, प्रकार का तात्पर्य गति व्यवस्था से अर्थात क्रियाशील है, मतलब कोई भी चीज मूविंग स्टेज में होनी चाहिए, वो चलती रहे, तभी प्रकार है। जैसे आपकी बॉडी, सपोज क्या आप वो बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हर चीज समय से चल रही है, तो वो क्या आपकी बॉडी फंक्शनल है। लेकिन अगर बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे आपके सर में दर्द हुआ, तो आपके सर में दर्द होने की वजह से आपके सारे काम इफेक्ट होते हैं। ये नहीं है कि आपका सर दर्द हो रहा है तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं या कोई भी काम नॉर्मली कर सकते हैं। तो भले वो सर हमारी बॉडी का एक ही हिस्सा है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी पर इम्पैक्ट डाल रही है। इसलिए एक काम अगर बिगड़ता है तो बॉडी के दूसरे पार्ट भी इफेक्ट होते हैं। जैसे सोसाइटी, अगर किसी एक व्यवस्था ने काम करना बंद किया तो सारी व्यवस्थाएं दिक्कत करती है। जैसे आप कोविड सिचुएशन को अगर से जोड़ते हैं तो आप देखेंगे स्कूल, बच्चों को सिर्फ स्कूल बंद किए गए, उससे घर, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चों की हेल्थ, बहुत सारी चीजें बढ़ गई। एक सेगमेंट में प्रॉब्लम आई तो उसमें सारे सेगमेंट, क्योंकि सारे सेगमेंट इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर में भी सारे, जैसे कि
मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक ब्रेड इंडस्ट्री का, जहाँ पे ब्रेड बनती है, ब्रेड की फैक्ट्री है, ठीक है, जिसे हम ब्रेड के एग्जांपल से, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग ब्रेड को कंज्यूम करते हैं। तो जो ब्रेड है उसका सेगमेंट क्या होगा, एक जगह ब्रेड का जो फ्लोर है, आटा है, उसको गूंथा जाएगा, उसके बाद उसको करने के लिए अलग लोग होंगे, उसके बाद उसकी स्लाइसेस बनाने के लिए लोग अलग होंगे, उसको बेक करने के लिए लोग अलग होंगे, उसको पैक करने के लिए लोग अलग होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग होंगे, रिटेलर। मतलब हमारे पास वो ब्रेड एक आदमी के थ्रू नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने अपने काम को परफॉर्म किया, उसके बाद वो ब्रेड के फॉर्म में आपके सामने। इसमें से अगर मान लीजिए सपोज जो पैकिंग करता है उसको सेगमेंट बीमार हो गया, तो क्या है, पूरी ब्रेड की उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि पैकिंग नहीं होगी तो सेल नहीं हो पाएगी तो आपको नहीं मिल पाएगी। तो क्या एक आपने देखा एक जगह प्रॉब्लम आई तो सब जगह प्रॉब्लम है। इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, सब लोग अपने अपने काम को इस तरह से करें कि समाज में फंक्शन भी बना रहे और काम भी चलता रहे। दूसरा क्या है, क्रिया से पूर्ण होने की आवश्यकता से है। श्रम विभाजन के प्रकार से तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के जीवन के लिए कौन सी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। श्रम विभाजन का प्रकार अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिवीजन ऑफ लेबर का बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्या है, श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज में के जीवन के लिए कौन सी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तुर्की के अनुसार सभ्यता के उन्होंने 3 आधार बताए हैं। पहला कलात्मक विकास, आर्थिक विकास तथा वैज्ञानिक विकास। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तुर्की के अनुसार श्रम विभाजन का प्रकार है, सभ्यता का विकास नहीं है। तुर्की के अनुसार श्रम विभाजन का प्रकार नवीन समूह का निर्माण और उनकी एकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तुर्की के अनुसार श्रम विभाजन का प्रकार क्या है। ऑप्शन में आएगा सभ्यता का विकास नहीं है, तो अगर नहीं ऑप्शन में दिया हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चुनना होगा। उसका श्रम विभाजन का प्रकार नवीन समूह का निर्माण और उनकी एकता है। तुर्की में 2 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। तुर्की ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया है उसमें उन्होंने धर्म के तहत इसको बताया है। तो तुर्की ने जो लॉ की बात की है उसमें क्या है, रिप्रेसिव लॉ, मतलब, और दूसरा कौन सा है, प्रतिकारी। अभी के जो हम लोग रिप्रेसिव लॉ मतलब जो राजतंत्र में होता था, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी आंखें फोड़ देना, मतलब ऐसा नरशंस। अब अभी क्या है, अभी की सोसाइटी बदल गई, तो हम लोग कौन सा, अभी मॉडर्न सोसाइटी में कौन सा लॉ चल रहा है, रेस्टिट्यूटिव लॉ चल रहा है, प्रतिकारी मतलब क्षतिपूर्वक। जैसे आपने किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसके बदले उसको, सपोज आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो अगर हम दमनकारी कानून में जाएंगे तो क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपने एक्सीडेंट किया तो आपने अगर किसी का हाथ काट दिया तो आपका भी हाथ काट दिया जाएगा, मतलब आंख के बदले आंख वाला कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है, अगर आपने किसी का, पहले बात तो हाथ काटना अलाउड नहीं है, अगर आपने काटा तो उसके बदले आप उसको पे कर सकते हैं। आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बदले उसको उतना कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये क्या क्षतिपूरक कानून है, जिसमें मॉनेटरी सेंस में भी चीजें आ गई हैं। ये क्या था, इसमें हिंसा ज्यादा होती थी दमनकारी कानून। प्रतिकारी कानून में रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये सार्वजनिक समाज में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये यांत्रिक समाज में पाया जाता है। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि तुर्की के दमनकारी कानून कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, तो यांत्रिक समाज में, और प्रतिकारी कानून कहाँ लागू होंगे, सार्वजनिक समाज में। दमनकारी कानून के द्वारा जिस प्रकार की सामाजिक एकता उत्पन्न होती है उसे तुर्की में यांत्रिक एकता कहते हैं। एवं प्रतिकारी कानून जिस प्रकार की सामाजिक एकता उत्पन्न होती है उसे सार्वजनिक एकता कहते हैं। तुर्की का श्रम विभाजन हम लोग फिर ये देख लेते हैं कि आदिम समाज में क्या होता है, जो मैं बता रही थी आपको, यांत्रिक एकता, दमनकारी कानून, सामूहिक चेतना। आदिम समाजों में जो श्रम विभाजन पाया जाएगा उसमें क्या होगा, एकता यांत्रिक होगी, मतलब जो सॉलिडारिटी है वो क्या होगी, मैकेनिकल होगी। सॉलिडारिटी क्या होगी, मैकेनिकल होगी। सॉलिडारिटी मैकेनिकल हो जाएगी। कानून कौन सा होगा आदिम समाजों में, दमनकारी होगा। जैसे कि किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उस व्यक्ति की भी हत्या कर दी जाएगी। अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो उसकी भी आंख फोड़ दी जाएगी। ये क्या होता है, दमनकारी कानून होता है। और आदिम समाजों में सामूहिक चेतना पाई जाएगी, मतलब व्यक्ति दूसरे समूह के हिसाब से सारे निर्णय लेगा। आधुनिक समाज, अभी जो मॉडर्न सोसाइटी में क्या चल रहा है, सार्वजनिक एकता। सार्वजनिक एकता मैंने जैसे आपको बताया वो ब्रेड का एग्जांपल, कि सारी यूनिट्स इंटरडिपेंडेंट हैं, सब लोग अपना अपना काम करेंगे और एकता बनी रहेगी। जैसे अभी की सोसाइटी में हम कोई भी देखते हैं, जैसे स्कूल है, पहले क्या होता था, घर ही, यांत्रिक समाजों में घर ही शिक्षा का भी काम करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि हर चीज के अलग अलग सेगमेंट है, सब अपना काम करते रहेंगे।
उसके बाद प्रतिकारी कानून हमने बताया यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव लॉ है, इसे क्षतिपूरक भी कहते हैं, इसे क्षतिपूरक कानून भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सीडेंट का एग्जांपल दिया है कि एक्सीडेंट होने पर किसी व्यक्ति को उतना कंपनसेशन कर दो जितने में उसका इलाज हो जाए। उसके बाद जैसे आपने किसी की गाड़ी तोड़ दी, सब तोड़ दी इन द सेंस मतलब आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और आपसे एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी का नुकसान हो गया, तो अगर हम आदिम समाज में करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी उसकी गाड़ी तोड़ देगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, गाड़ी अगर आपसे टूटी है तो आप उसको खर्च देकर के मेंटेन करवा दीजिए। तो अभी का कानून क्या है, क्षतिपूरक है। उसके बाद अभी के समाज में क्या है, व्यक्तिगत चेतना। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत चेतना कौन से समाजों में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा आधुनिक समाज में। ये लक्षण आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुर्कीम के श्रम विभाजन को समझना चाहते हैं तो आपको मैकेनिकल सॉलिडारिटी तथा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को समझना होगा और लॉ को भी समझना होगा और कॉन्शियसनेस को भी समझना होगा। दुर्कीम के एग्जांपल में कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं दुर्कीम की सामाजिक एकता की अवधारणा, जिसे कि इन्होंने किस कॉन्सेप्ट से डिनोट किया है, सोशल सॉलिडारिटी। यहां लिख देती हूं सोशल सॉलिडारिटी। इनका क्या है, दुर्कीम के अनुसार समूह का विकास उसकी एकता निमित्त है। यह एकता सर्वोच्च शक्ति है तथा व्यक्ति इसी एकता का अंग है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने और व्यवहार करने से सही सामाजिक एकता उत्पन्न होती है। सामाजिक एकता दो प्रकार की होती है। पहले यांत्रिक एकता, दुर्कीम ने, मैंने आपको पहले बताया था, दो तरह की एकता की बात है, एक तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी, दुर्कीम ने समरूपता पर आधारित एकता को यांत्रिक एकता कहा। मतलब जो पुराने समाज होंगे वहां पर जैसे ट्राइबल सोसाइटी है, ग्रामीण समाज है, उनमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी पाई जाएगी। मुख्य रूप से मैकेनिकल सॉलिडारिटी में स्ट्रैटिफिकेशन, संस्करण या हायरार्की का अभाव होता है, कड़ा सामाजिक नियंत्रण होता है, मूल्यों और परंपराओं की प्रति निष्ठा होती है, सामूहिक चेतना की प्रधानता होती है, व्यक्तिवादिता की कमी आदि गुण पाए जाते हैं। आपको ये भी देखना है, जैसे आप अगर गांव से, बहुत पुराने गांव से रिलेट करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या हायरार्की का, अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो वर्ग नहीं पाया जाएगा कि कोई बहुत अमीर हो कोई बहुत गरीब हो। तो वहां क्या है, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन का अभाव होगा, कड़ा सामाजिक नियंत्रण होगा। जैसे लड़के लड़कियां, गांव में क्या होता है, लड़के लड़कियां एक उम्र के बाद आपस में बातचीत नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा फ्रैंकली नहीं रह सकते। तो ये क्या कड़ा सामाजिक नियंत्रण है। मूल्य और परंपराओं के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में निष्ठा होती है। सामूहिक चेतना की प्रधानता बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अब जैसे गांव में किसी की बेटी दूसरे व्यक्ति के लिए भी बेटी ही मानी जाएगी, तो क्या वहां पे बहुत ज्यादा परंपराओं में निष्ठा होती है, सामूहिक चेतना होती है। हर व्यक्ति दूसरे के जो उत्तरदायित्व है उनके लिए भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। आगे हम देखेंगे यांत्रिक समाज की विशेषता में भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक समाज में क्या होता है, समाज में भेदभाव कम पाया जाता है। भेदभाव कम पाया जाता है, व्यक्ति का जो स्थान है वो द्वितीयक होता है, सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है, दमनकारी कानून की प्रधानता होती है, नैतिकता पाई जाती है, सजातीयता मतलब होमोजेनिटी पाई जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको कि ये नहीं होगा कि कोई बहुत अमीर हो कोई बहुत गरीब हो, इस तरह की स्थिति नहीं होगी, सबकी सामाजिक स्थिति लगभग एक जैसी होगी, होमोजेनिटी होगी, सब लोग का काम करने का भी तरीका एक होगा। जैसे गांव अगर कृषि में लगा होगा तो कृषि करेगा, अगर पशुपालन कर रहा है तो लगभग सभी लोग उससे करते हैं। बहुत जैसे शहरों में क्या है, हेट्रोजेनिटी पाई जाती है। जैसे आप कुछ और कर रहे हैं, आपका पड़ोसी कुछ और कर रहा है, आप किसी और कास्ट का, आपका पड़ोसी किसी और कास्ट का, आप किसी और रिलीजन के, वो किसी और रिलीजन का। तो ये सारी चीजें हेट्रोजेनिटी में आती हैं। और होमोजेनिटी में क्या, एक जैसी जीवन शैली को जीना भी होमोजेनिटी के अंतर्गत आता है। राजनीतिक जीवन भी लगभग एक जैसा होता है, मतलब सभी लोग गांव के मुखिया के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आर्थिक संगठन किस प्रकार का है, जैसे कुछ कुछ संपत्ति, जैसे क्या हो कि एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी, पूरी परिवार की संपत्ति होगी। पहले के समय में परिवार की भी संपत्ति नहीं होती थी, पूरी गांव की एक संपत्ति होती थी। जैसे अनाज पैदा किया गया तो पूरा अनाज एक जगह रखा जाएगा और सब लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां से लेते रहेंगे। धार्मिक संगठन भी एक जैसा होगा, धर्म के आधार पर बहुत सारी चीजें गवर्न होती है, किसमें, यांत्रिक समाज में। क्लियर है यहाँ पर? अब हम लोग आगे देखते हैं सामूहिक एकता क्या होता है। दुर्कीम को पढ़ना है तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामूहिक एकता विभिन्नता में एकता को परिलक्षित करने वाली एकजुटता है। दुर्कीम ने इसे
दुर्कीम ने श्रम विभाजन के आवश्यक परिणाम के रूप में स्पष्ट किया है। व्यक्तिगत असमानताएं, विशेषीकरण, व्यक्तिगत असमानताएं, विशेषीकरण, हित आधारित निर्भरता, जटिल सामाजिक संरचना, सामूहिक चेतना का ह्रास, ये चीज याद रखिएगा। आदि सामूहिक एकता के गुण है। ऑर्गेनाइजेशन हर चीज में अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में समाज बढ़ता जाएगा, जैसे बहुत सारे, जैसे 2-4 बच्चों को एजुकेशन देना था फैमिली में पॉसिबल है, जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी में देता, जैसे बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन देना, डिफरेंट जगह पे भेजना, तो वहाँ पे सामूहिक एकता बहुत जरूरी है। अभी के समाज में जो एकता चल रही है वो सामूहिक एकता चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या सामूहिक चेतना का ह्रास पाया जाता है। जैसे गाँव में क्या है, कोई पढ़ रहा है तो दूसरे के बच्चे को भी पढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दूसरे के हितों का बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्व नहीं होता। सामूहिक चेतना आपको देखते होंगे, जैसे शहरी जीवन है वहां पे भी सामूहिक एकता ही पाई जाती है। सामूहिक एकता की विशेषताएं हम देखेंगे। विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया होती है, समाज में निर्भरता में वृद्धि होती है। जैसे मैंने आपको अभी ब्रेड वाला एग्जांपल दिया था, या ये ले लीजिए स्कूटर बनती है, तो स्कूटर में जो ग्रिप के लिए हम लोग एक्सीलरेटर लेते हैं, उसमें जो कवर बढ़ता है वो अलग जगह बनता है। स्कूटर का शीशा जो है वो दूसरी जगह बनेगा, उसका क्लच अलग बनेगा, ब्रेक अलग बनेगा, जो भी चीजें उसमें रहती हैं वो अलग अलग जगह से बना के एक साथ कंपाइल की जाती हैं। तो उसमें अगर किसी भी एक सेगमेंट ने काम करना बंद किया तो बीच में सारी चीजें अफेक्ट होती है, इसलिए इसमें निर्भरता उससे ज्यादा होती है, क्योंकि हर एक सेगमेंट अलग अलग अपना काम कर रहा होता। विभिन्न व्यवसाय को विकास होता है, जैसे मैंने आपको शहर का एग्जाम्पल दिया कि जैसे शहर में होंगे तो अलग अलग व्यवसाय, जैसे आपको सब्जी वाला भी चाहिए, दूध वाला भी चाहिए, इस्त्री करने वाला, मतलब कपड़े प्रेस करने वाला भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिए। तो वो सब क्या है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का विकास होता है। सामूहिक प्रतिनिधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। सामूहिक मतलब कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां पे क्या है इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसको नोट भी कर लेंगे हम लोग, आप लोग नोट कर लेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दुर्कीम को समझना है तो सामूहिक प्रतिनिधान को समझना ही पड़ेगा। सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूटर वाले एग्जांपल में कि सभी लोग किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे और अलग अलग तरह से, तो ये क्या कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा। सभी लोग अपने अपने काम को अपनी अपनी जगह रहकर करते होंगे। इसके प्रतिकारी कानून, इसमें क्या होता है, क्षतिपूरक कानून होता है भाई, कि आप कंपनसेशन दे सकते हैं। आर्थिक संगठन यहाँ पर वहां से उच्च कोटि का पाइएगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धन का महत्व बढ़ जाता है। राजनीतिक व्यवस्था बहुत ज्यादा लॉ बेस्ड होगी, नए प्रकार की होगी। धार्मिक संगठन सबके अलग अलग कल्ट होंगे, पहले जैसा धर्म की यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रधानता नहीं होगी। श्रम विभाजन के कारण जनसंख्या के आकार और घनत्व। श्रम विभाजन क्यों है, मैंने आपको बताया कि पहले की सोसाइटी में कम लोग थे तो श्रम विभाजन कम था, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ेगी श्रम विभाजन बढ़ता चला जाएगा। तो श्रम विभाजन का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि के कारण। उसके बाद सामूहिक चेतना का क्रमिक ह्रास होता जाता है, इसमें तन्यता का घटता प्रभाव। तो आपके बस एक ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप, श्रम विभाजन के जो असामान्य स्वरूप, आदर्शहीन श्रम विभाजन, जबरदस्ती, ये बालात का मतलब है फोर्स, व्यक्तिगत कार्य की अपारगता, मतलब फोर्सली। कभी कभी ऐसा होता है कि श्रम विभाजन ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का मन नहीं है, लेकिन पूरे सेगमेंट में लगे होने के कारण कोई भी व्यक्ति, जैसे आप देखते हो सरकारी ऑफिस में आप पहले से बिना बताए छुट्टी नहीं ले सकते। अगर आप बिना बताए छुट्टी लेंगे तो आपको चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो आपको पनिश किया जाएगा। इसलिए क्या है कि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम करने की ऐसी जगह पे रखा गया, आपकी वजह से दूसरे लोगों के भी काम अफेक्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बाला शब्द है कि कभी कभी आपकी इच्छा नहीं तभी फोर्सफुली आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी आज हमने सामाजिक तथ्य को देखा, श्रम विभाजन को देखा। उसके बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आत्महत्या का सिद्धांत आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं वो किस तरह से बन सकते हैं। जैसे यह प्रश्न नेट में अक्सर पूछा जाता है कि श्रम विभाजन का मुख्य कारण है। ऑप्शन आपको दे देंगे, जनसंख्या के आकार में घनत्व, जनसंख्या के आकार में कमी, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिर्फ ऑप्शन क्या देगा, जनसंख्या के आकार में वृद्धि। इसी तरह से सामाजिक तथ्य के संबंध में प्रश्न इस तरह से बनता है कि सामाजिक तथ्य मुख्यतः होते हैं बाध्य, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से
उपर्युक्त दोनों। उसी तरह से सामाजिक तथ्य क्या है, तो सामाजिक तथ्य सोचने का तरीका, नंबर 1 ऑप्शन सोचना, नंबर 2 कार्य करने का तरीका, तीसरा अनुभव का विकास, उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इस तरह के प्रश्न दुर्कीम से बनते हैं। आप अभी 2019, 2020 और 21 के भी पेपर को उठाकर दे सकते हैं, जो कि अभी 4 जनवरी को सोशियोलॉजी का पेपर हो। उसमें दुर्कीम की पुस्तकों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आया था। अगर हम पिछली स्लाइड्स पर जाते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो पुस्तकें हैं इनमें जो बेसिक बुक्स हैं उसमें सुसाइड से रिलेटेड जो हमारी बुक होगी वो, और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, इनकी जो बेसिक बुक है वो एक तो सुसाइड से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर से रिलेटेड। ये 2 पुस्तकें, 2 वर्क तो आपको दुर्कीम के बिल्कुल ठीक से याद कर ही लेने होंगे। इसके अलावा आप जाकर अभी भी चेक कर सकते हैं कि दुर्कीम से कितने बुक्स आई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक्स को लगाने के लिए अभी 4 जनवरी वाले पेपर में भी आ चुका है, तो आप लोग उसको देखिए। श्रम विभाजन के बाद हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें दुर्कीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है आत्महत्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुसाइड। दुर्कीम की बुक 1897 में 3 खंडों में बुक जो है विभक्त है। इस पुस्तक के प्रथम खंड में दुर्कीम ने आत्महत्या को वैश्विक आधार पर परिभाषित किया है और इसकी व्यक्तिक तथा सामाजिक प्रकृति में अंतर किया है। सुसाइड के दूसरे खंड में आत्महत्या के सामाजिक कारकों की विवेचना की गई है। तीसरे खंड में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को स्पष्ट किया गया तथा समूहवादी सिद्धांत को स्थापना की गई। यहाँ खंड नहीं है, अगला सेक्शन है। खंड समाजशास्त्र में खंड को किस रूप में लेते हैं, इसको अगर आप 3 भागों में विभक्त है, मतलब ये बुक का कंटेंट 3 भागों में विभक्त है। उसमें इन्होंने क्या क्या बताया है, आत्महत्या दुर्कीम से पहले क्या होना चाहता था कि आत्महत्या क्या है, एक मनोवैज्ञानिक घटना है, मानसिक स्थिति से रिलेटेड है। लेकिन दुर्कीम के आने के बाद समाजशास्त्री साहित्य में की बहुत बड़ी देन है कि आत्महत्या को उन्होंने समाजशास्त्री कारण से देखने की कोशिश की है कि समाज का क्या रीजन है जिसके कारण समाज में आत्महत्या होती है। दुर्कीम के अनुसार आत्महत्या शब्द का प्रयोग किसी भी मृत्यु के लिए किया जा सकता है जो कि स्वयं मृतक के द्वारा किए गए नकारात्मक या सकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है और जिसके भावी परिणाम को वह जानता है। यानी मतलब क्या है कि जो करता है, जो आत्महत्या करता है, उसे ये बिल्कुल पता है कि मैं आत्महत्या अटेम्प्ट करने का मर ही जाऊंगा। कोई ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसी आत्महत्या को आत्महत्या नहीं माना जाएगा जो व्यक्ति जानबूझकर ना करे। दूसरी बात, दुर्कीम के अनुसार आत्महत्या जैसे व्यक्ति क्रिया का स्रोत समाज ही है। समाज में कुछ ऐसी शक्तियां कार्य करती हैं जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब दुर्कीम आत्महत्या का कारण क्या मानते हैं कि समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के कहीं ना कहीं उकसाता है। दुर्कीम के अनुसार सामाजिक तथा सामाजिक संगठन से पैदा होने वाला एक विशेष प्रकार का दबाव ही आत्महत्या का वास्तविक कारण। दुर्कीम ये ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि आत्महत्या का कारण जैविक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत होता है। पहले दुर्कीम से पहले कहा जाता था कि आत्महत्या का कारण ये सब होता है। दुर्कीम के अनुसार आत्महत्या परिवार, नातेदारी, गोत्र, जाति, वंश तथा नगर से जुड़ी है। संस्थाएं सम्मिलित रूप से सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। आत्महत्या की दर को, उसकी आवृत्ति को निश्चित करती है। दुर्कीम ने क्या कहा, आत्महत्या इंपॉर्टेंट नहीं, समाज में आत्महत्या की दर इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए लखनऊ की इतनी बड़ी आबादी में रोज आप अखबार पढ़ेंगे, टीवी में देखेंगे कि 10 से 15 लोग आत्महत्या नॉर्मली करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेट है। तो आत्महत्या इंपॉर्टेंट नहीं, आत्महत्या की दर, रेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसकी दर सामान्य है तो ये ठीक है, लेकिन अगर अचानक से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर गए तो ये बहुत मुश्किल है। और आत्महत्या के कारण सभी हो सकते हैं, परिवार भी हो सकती है, नातेदारी भी हो सकता है और कई चीजें आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होती हैं। दुर्कीम के अनुसार ऐसे समाज जहां पारिवारिक नातेदारी, राजनीतिक, धार्मिक एकीकरण कम होगा वहां आत्महत्याएं ज्यादा होंगी। जिन समाजों में एकीकरण ज्यादा होगा आत्महत्याएं कम होंगी। दुर्कीम का ये स्टेटमेंट आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। दुर्कीम ने क्या कहा, जहां ऐसे समाज जहां परिवार, किनशिप, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस एकीकरण जो है कम होगा वहां आत्महत्याएं ज्यादा होंगी। मतलब मनुष्य क्या है, समाज स्वयं को, जो व्यक्ति है वो स्वयं को समाज से कटा हुआ महसूस करेगा। तो वो क्या है, वहां पर वो क्या कहते हैं, आत्महत्या ज्यादा होंगी। जहां पर व्यक्ति परिवार से कनेक्ट नहीं होगा, नातेदारी उसमें ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी, पॉलिटिकल सिस्टम उसका कोई रोल नहीं होगा, वहां पर आत्महत्या ज्यादा होंगी। वो फिर क्या कहते हैं,
जिन समाजों में इनमें एकीकरण ज्यादा होगा वहां आत्महत्याएं कम होंगी। मतलब जहां व्यक्ति परिवार से कनेक्ट होगा, नातेदारी में उसका सम्मान होगा, आप लोग उसको महसूस भी कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, वहां पर आत्महत्या कम होगी। उसके बाद आत्महत्या को इसीलिए इतने डिटेल में पढ़ाया जा रहा है कि आत्महत्या से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। दुर्कीम के अनुसार आत्महत्या शब्द का प्रयोग ऐसी किसी भी मृत्यु के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृतक के लिए किए गए किसी नकारात्मक तथा सकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है, जिसके भावी परिणाम को वो जानता है। इसको मैं इसीलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि आत्महत्या वास्तव में क्या है। इस चीज को, इस डेफिनेशन को भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, ये वाली डेफिनेशन को यहाँ तक कि आत्महत्या को दुखी में किस तरह से डिफाइन किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। दुर्कीम के अनुसार आत्महत्या क्या है? एक सामाजिक तथ्य है जिसके अनेक कारण हैं। दुर्कीम ने इन कारणों के आधार पर आत्महत्या को 4 भागों में विभाजित किया है। 2016 यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्कीम ने किस प्रकार के कौन से 3 आत्महत्या को बताया और कौन सी नहीं बताया, उसमें नहीं पूछा था। इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रश्न 2 तरह से बनते हैं। एक तो अगर आपने थॉरली ऑथर को पढ़ा है तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट उसने नहीं दिया, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट उसका है। तो आत्महत्या के उन्होंने 4 प्रकार बताए। पहला कॉन्सेप्ट है इगोइस्टिक सुसाइड, दूसरा अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, तीसरा एनोनिमस सुसाइड और चौथा फैटलिस्टिक सुसाइड। इन्होंने क्या कहा, अनापादित में जब व्यक्ति बहुत ज्यादा समाज में अपने को अकेला महसूस करता है, उसके अंदर बहुत लोनलीनेस आ जाती है, तब ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, इगोइस्टिक सुसाइड करता है। दूसरा क्या है, परार्थक अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जैसे किसी स्त्री के मर जाना, किसी स्त्री के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उससे अपने आप को इतना कनेक्ट रखती है थी पहले समाज में कि वो सती हो जाती थी। वो क्या परार्थवादी है, उसके लिए मर जाना, वो क्या है परार्थवादी। इसके अलावा जैसे हमारे देश में सैनिक, उनको पता है कि अगर वो सीमा पर जाएंगे तो उनको कभी भी दुश्मन की गोली का शिकार होना पड़ सकता है, तब भी वो सोसाइटी में अपनी लाइफ को उतना इम्पोर्टेंट ना देकर सोसाइटी के लिए जीते हैं। तो उस तरह की आत्महत्या को दुर्कीम ने क्या कहा है, उस तरह की मृत्यु को क्या कहा, परार्थवादी आत्महत्या, जिसे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहते हैं। उसका एनोनिमस सुसाइड, जैसे अभी कोविड टाइम बहुत सारी जो डेथ्स हुई, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना काल में हुई जो आत्महत्या है उनको किस श्रेणी में निम्नलिखित में रखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा एनोनिमस सुसाइड। इसे विसंगति पूर्ण आत्महत्या कहते हैं। लेकिन इंग्लिश वर्जन का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि हिंदी में समाजशास्त्र में कभी-कभी वर्जन जो ट्रांसलेशन है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश का एज इट इज रहता है। तो एनोनिमस सुसाइड रखेंगे, जिसे मैंने बताया कोरोना काल में दिवालिया होने पर बहुत सारे लोग बैंकरप्ट जब हुए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके भागवादी आत्महत्या फैटलिस्टिक, जैसे दास होता है, जैसे दास लोगों को यह उम्मीद ही नहीं हो कि हम जो है अब हम इस दासता जीवन से हमें छुटकारा मिलेगा, तब क्या होगा, तब वो आत्महत्या करेंगे। ये आत्महत्या क्यों होती है, भाग्यवादी वाली? यह आत्महत्या नियमों की अधीनता एवं नियंत्रणों की बढ़ती कठोरता के कारण होती है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको बिल्कुल पूरी तरह से इस तरह से किसी समूह को, जैसे दलितों द्वारा, अगर पहले समाज में दलितों का सब बहुत शोषण होता है, काफी लोग आत्महत्या करते हैं, तो उस तरह क्या है कि शोषण की पराकाष्ठा हो जाए और उन पर नियंत्रण इतना हो जाए तो वह कभी यह न सोच पाए कि निकट भविष्य में उनके जीवन में कोई बदलाव, जैसे वेश्याओं द्वारा आत्महत्या कर ली जाए, तो उसे क्या कहेंगे, भाग्यवादी आत्महत्या फैटलिस्टिक, जिसमें वह अपने भाग्य को बदलने की कोई भी उम्मीद को छोड़ दें और आत्महत्या करने, उसे फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हैं। चारों सुसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्कीम की दृष्टि में। सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो समाज के दृष्टिकोण से है, वो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, जिसे परार्थवादी, जौहर, सती या सैनिक द्वारा जो सैनिक की मृत्यु हो जाती है उसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दुर्कीम का धर्म का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलीजन का है। दुर्कीम ने अपनी कौन सी बुक, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दुर्कीम के अनुसार धर्म, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों तथा आचरणों की व्यवस्था है। दुर्कीम क्या कहते हैं, ये जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट में तो वो इस तरह से मिलेगा, दुर्कीम के अनुसार धर्म है पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वास तथा आचरणों की व्यवस्था। जहां पर आपको ये मिल जाए उस पर आपको टिक करना है। तो दुर्कीम क्या कहते हैं, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों तथा आचरणों की व्यवस्था जो अपने से संबंधित लोगों को एक नैतिक समुदाय से जोड़ती है। नैतिक समुदाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, मॉरल कम्युनिटी।
क्या कहते हैं कि जैसे एक ही पर सभी विश्वास करें, जैसे ट्राइबल में किस पर करते हैं, खरगोश पर, या हम लोगों में जैसे हिंदू धर्म में गाय पर, सभी लोग गाय को पवित्र मानते हैं, तो सारे लोगों का एक होता है कि गाय की हत्या नहीं करनी है, गाय का मांस भक्षण नहीं करना है। ये क्या है, इसको हम कहेंगे दुर्खीम के अनुसार धर्म। दूसरा दुर्खीम के अनुसार, ये वाला स्टेटमेंट एग्जाम में काफी पहले पूछा जाता था, अभी भी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। दुर्खीम के अनुसार समाज ही वह देवता है तथा स्वर्ग का समाज भी गौरवान्वित समाज है। ये स्टेटमेंट दो भागों में पलट काट कर करके भी कई बार आया है कि समाज ही किसने कहा कि समाज ही वास्तविक देवता है, तो दुर्खीम। उसके स्वर्ग का साम्राज्य एक गौरवान्वित समाज के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये भी दुर्खीम ने कहा है। दुर्खीम के अनुसार धर्म की संरचना में ये दो मौलिक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला बिलीफ और दूसरा राइट्स। बिलीफ और राइट्स मतलब कि विश्वास और संस्कार जहां धर्म में होंगे तभी धर्म की संरचना बन सकती है, रिलीजन का स्ट्रक्चर बन सकता है। दुर्खीम के अनुसार संस्कार विश्वास का क्रियात्मक पक्ष है। दुर्खीम क्या कहते हैं, जैसे विश्वास संस्कार, जैसे कि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो रोज पूजा करना एक संस्कार है, जो आपको दिखेगा वो क्रियात्मक है। संस्कार आप जो रिचुअल को परफॉर्म करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, धर्म का प्रकार क्रियात्मक पक्ष, मतलब कि फंक्शनल एस्पेक्ट है। फंक्शनल एस्पेक्ट है किसका, संस्कार, धर्म का। दुर्खीम में धर्म के विवेचन में दो चीजें महत्वपूर्ण है। दुर्खीम का जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, उसमें वो क्या कहते हैं कि धर्म जो है वो दो चीजें उसमें होना बहुत जरूरी है। एक तो सेक्रेड होना चाहिए धर्म, और एक प्रोफेन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे पवित्र माना जाए, जैसे गाय है, तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गाय को बहुत सेक्रेड माना जाता है, और दूसरे अन्य जंतुओं को उस तरह से नहीं माना जाता, उसे क्या कहेंगे, प्रोफेन। धर्म से संबंधित विश्वास उन पवित्रता संबंधी विचारों पर डालने जिनकी प्रकृति सामाजिक होती है, या लोगों को नैतिक आधार पर जोड़कर सामाजिक संगठन मजबूत बनाती है। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है। दुर्खीम के अनुसार धर्म के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, पवित्र साधारण, और दो और कोई दे देगा तो आपको इन दोनों को मार्क आउट करना होगा। ये सेक्रेड और प्रोफेन। वहीं पर अगर लुई डूमो की बात की जाए तो वो धर्म के लिए दो वर्ड बताते हैं, पॉल्यूशन। ये भी आपके कोर्स में नहीं है लुई डूमो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो पॉल्यूशन, दूसरा प्यूरिटी। पॉल्यूशन और प्योरिटी की बात कौन करता है, लुई डूमो, वो भी धर्म के संबंध में, जिसे क्या कहते हैं, प्रदूषण और शुचिता। इसी तरह धर्म की बात ऐसे दुबे करते हैं, वो किसकी बात करते हैं, धर्म की बात जब वो करते हैं तो आगे वो क्या कहते हैं कि जो धर्म है उसमें पॉल्यूशन और प्योरिटी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, मतलब शुचिता और प्रदूषण की बात उसमें पाई गई। उसके बाद क्या कहते हैं, दुर्खीम ने धर्म संबंधी विचार ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दुर्खीम ने किस जनजाति का अध्ययन किया, तो अरुंडा जनजाति का क्या है, यहाँ कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाति में पाई जाती है। क्या बताया इसका अध्ययन करके, धर्म बताया। दुर्खीम के अनुसार पवित्र वस्तुएं वे हैं जिसकी अनेक विषयों के द्वारा रक्षा की जाती है, और पवित्रता की धारणा से उत्पन्न होने विश्वास किस तरह धर्म को जन्म देते हैं, इसे दुर्खीम ने टोटम कहा। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो टोटमवाद का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, दुर्खीम के अनुसार टोटमवाद का कॉन्सेप्ट, ये जो टोटमिज्म है, जैसे खरगोश टोटम है, गाय टोटम है, ये सब क्या है, टोटम का एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट दुर्खीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। दुर्खीम के अनुसार टोटम एक नाम है या एक प्रतीक हो सकता है। नाम के रूप में टोटम किसी गोत्र समूह से संबंधित वस्तु है या गोत्र समूह का नाम है। दुर्खीम के अनुसार गोत्र समूह की दो विशेषताएं हैं, पहला नातेदारी के संबंधों के आधार पर और वस्तु के नाम पर होता है। जैसे टोटमवाद की विशेषताएं, टोटमिज्म भी कहते हैं इसे, टोटमिज्म, कोई जनजाति जिस पदार्थ को जीव को अपना टोटम मानती है उससे वो अपना एक रहस्यपूर्ण पवित्रता अलौकिक संबंध मानते हैं। टोटम उस शक्ति का प्रतीक है जो समूह की रक्षा करता है। तो टोटम में ये चीजें आपको देखना जरूरी है। टोटम बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, निषेध में। जैसे जनजातियों में खरगोश को टोटम माना जाता है तो वो खरगोश को कभी हत्या नहीं करते। जैसे हिंदू धर्म में गाय है उसको टोटम माना जाता है तो कभी उसकी हत्या नहीं करते हैं। फिर दुर्खीम ने ये लास्ट में जो है, दुर्खीम ने अरुंडा जनजाति के आधार पर अध्ययन किया है कि यह विशिष्ट संस्कारों के समय लकड़ी या पत्थर के टुकड़ों के कुछ औजारों का प्रयोग किया जाता है। इन पर समूह के टोटम का निशान उतारा जाता है। इन औजारों को चलिंगा कहते हैं।
आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुर्खीम ने जब टोटम को बताया उनमें जो औजारों की व्याख्या की उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, चरेंगा। दुर्खीम ने धन के 4 प्रमुख प्रकारों का जो दुर्खीम ने बताया, दुर्खीम को अगर शुरू से एनालिसिस करेंगे तो धन क्या है, धन का प्रथम प्रकार है कि समूह के सदस्यों को सामूहिक जीवन में भाग लेकर अनुशासन में रहने की प्रेरणा दे, समूह को पुनः जीवन प्रदान करे, समूह की एकता बताए, संवेदन भावना को संतुलन प्रदान करे। अगर दुर्खीम के धर्म को हम जल्दी से अगर समराइज करना चाहें तो क्या है, दुर्खीम ने टोटम के आधार पर धर्म को बताया है। धर्म में उन्होंने 2 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, जो सैक्रेड और प्रोफेन। कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिसमें सैक्रेड और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट ना पाया जाए, मतलब पवित्रता और साधारण की बात ना हो। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि टोटम हर धर्म के लिए, वैसे तो जनजातीय धर्म है दुर्खीम का, उसमें टोटम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो दुर्खीम में जितनी चीजें मैंने आपको ये एक्सप्लेन की है, जिसमें आत्महत्या का सिद्धांत, दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्महत्या के बाद धर्म को, बस इतनी चीजों को आपको अच्छे से देखना है और आप अपने प्रीवियस ईयर के 3 सालों के भी पेपर जाकर देखेंगे तो कम से कम ये जिस टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, हर पेपर में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि लगभग 10 नंबर का होता है, जो कि बहुत बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।